नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सीख प्रो पे। टेक सीख प्रो एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है आईटीआई से संबंधित सभी जॉब की अपडेट, एग्ज़ाम के एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस और लेटेस्ट जितने भी जॉब आती हैं उसकी अपडेट। तो निम्मी क्वेश्चन बैंक की पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 231 नंबर क्वेश्चन तक। उससे आगे के क्वेश्चन को आज हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी जो निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है, ये आपका आईटीआई से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं तो आपके लिए एक ये रामबाण क्लास होने वाली है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं आईटीआई के लेवल से, सभी में आपके लगभग सेम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं, ट्राई करते हैं कि उसके चारों ऑप्शन को क्लियर किया जाए और उससे संबंधित अगर कोई एग्जाम में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है तो उसको भी यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। बात की गई है जब स्टेनलेस स्टील की बिल्डिंग की जाती है तो उस समय, और कौन सी वेल्डिंग की जा रही है यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग की जा रही है, तो उस टाइम पर यहाँ पर किस मेटल का फिलर रॉड प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फिलर रॉड आपको पता होना चाहिए कि फिलर रॉड का मतलब क्या होता है। तो जब हम क्या करते हैं वेल्डिंग में, आपकी गैस वेल्डिंग के द्वारा दो, मान लीजिए यहाँ पर धातुओं को जोड़ा जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच जो गैप होता है उस स्थान को भरने के लिए, जैसे इस स्थान को भरने के लिए, चूंकि वेल्डिंग के लिए आपको एक बॉन्डिंग मटेरियल चाहिए होगा, तो ये हमारा कौन काम करता है, फिलर रॉड काम करता है। इसी के द्वारा यहाँ पर इन दोनों धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। तो एक ही धातु मान लो कुछ ब्रेक हो गई है बीच से, तो यहाँ पर एज प्रिपरेशन करके जब उसको जोड़ते हैं तो वहाँ पर रूट में जो मटेरियल भरता है ये कौन सा भरता है, आपका फिलर रॉड ही होता है। तो जब आप स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं गैस वेल्डिंग के द्वारा, तो किसका वहाँ पर फिलर रॉड प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है प्योर एल्युमिनियम, कॉपर सिल्वर एलॉय, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील या कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर बेसिकली ट्राई किया जाता है कि आपको जिस भी मटेरियल की वेल्डिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में आप सेम मटेरियल का फिलर रॉड यूज करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप एल्युमिनियम का ही फिलर रॉड यूज करें। आप स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील का फिलर रॉड यूज करें, क्योंकि सेम से क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो आपका बेस मेटल हो गया और यहाँ पर जो आपका बेल्ट जॉइंट हो गया, दोनों की स्ट्रेंथ आपकी समान रहेगी। डिफरेंट मेटल यूज करने से वहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफर कर सकता है, तो उससे पहले आपका बेस मेटल भी पिघल सकती है, या बेस मेटल मतलब मान लीजिए आपका वो पिघल गया, रॉड बेस मेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मेल्टिंग जोन में नहीं पहुंची तो भी दिक्कत होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि सेम मेटल का यूज किया जाए या फिर उसी का एलॉय का यूज किया जाए। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील से संबंधित हमको एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो किसका प्रयोग करेंगे, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करेंगे जब स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ डिफेक्ट दिखाए गए और पूछा गया है कि इस डिफेक्ट का नाम क्या है। बेसिकली ये जो डिफेक्ट है आपका किससे संबंधित है, गैस वेल्डिंग से संबंधित है। तो अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर तीन डिफरेंट आपके ओरिएंटेशन से फिगर दिखाए गए हैं, आपको पहचानना है कि यहाँ पर क्या है। तो अगर आप इस फिगर को देखिए तो आपका ये एक हो गया, यहाँ पर बेसिकली टी जॉइंट बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पिघल रहा है, ठीक है, जिस मेटल को हमें पिघलाना फ्यूज करना है, या प्रॉपर फ्यूज नहीं हुआ है, कुछ मेटल यहाँ पर रह गया है। सेम केस में यहाँ पर भी देखो, ये आपके मेटल के ऊपर जो भी आपका बेस मेटल है इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, हमारा पूर्ण रूप से पिघल नहीं पाया है। यहाँ पर आपका ऊपर भी है नीचे भी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है लेक ऑफ फ्यूजन। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, लेक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी है। जो आपका मेटल है वो पूर्ण रूप से पिघला नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो करंट था, ठीक है, वो प्रॉपर ना रहा हो, ठीक है, या आपने एम्पियर प्रॉपर ना दी हो, या यहाँ पर जो आर्क लेंथ हम यूज कर रहे हैं वो सही ना रही हो, लॉन्ग आर्क लेंथ यूज कर लिए हो, प्रॉपर आर्क लेंथ नहीं थी। तो कई सारे यहाँ पर कारण हो सकते हैं। पोलैरिटी सही से यूज नहीं की गई है, वो भी कारण हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पोरोसिटी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो पोरोसिटी होता है बेसिकली वेल्डिंग में इंटरनल डिफेक्ट होता है। वेल्डिंग करते समय बेसिकली होता क्या, जैसे मान लो इस, एक मिनट क्लियर कर देते हैं, मान लो यहाँ पर आपको वेल्डिंग करनी है, ठीक, यहाँ पर
तो वेल्डिंग करते टाइम जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो एटमॉस्फेयर की गैसें होती हैं, ठीक है, वो आकर के इसके अंदर वेल्डिंग जोन में यहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं। ठीक, तो जब वेल्ड हमारा क्या करता है, कूल डाउन करता है, ठंडा होता है, तो ये गैसें क्या करती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर छोटा छोटा ब्लो होल्स बन जाता है। उसी को पोरोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सील्डिंग गैस यूज ना करने के कारण पोरोसिटी की समस्या आती है। ऑक्सीकृत बेल्ट, जो ऑक्साइड बेल्ट होता है, ये भी सेम है कि अगर आप यहाँ पर सील्डिंग गैस यूज नहीं करोगे तो बेल्ट क्या होगा, ऑक्साइड हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से यहाँ पर रिएक्शन कर लेता है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन मतलब यहाँ पर पूरा डेप्थ तक वो पेनिट्रेट नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, इसको कुछ यहाँ तक पेनिट्रेट करना था, ठीक है, यहाँ तक ना पेनिट्रेट करके आधे तक ही पेनिट्रेट करता है, तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। मीन्स अप टू रूट तक, पूरा फुल रूट डेप्थ तक वहाँ पर बिल्डिंग नहीं हो पाती है, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। इसका मेन कारण होता है कि आर्क लेंथ सही नहीं है, ठीक है, दूसरा पोलरिटी सही नहीं है, तीसरा यहाँ पर वेल्डिंग करंट सही नहीं होती है, तो आपका ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल कॉज इफ द नोजल टचेस द मोल्टन पूल। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या यहाँ पर घटना हो सकती है। तो बेसिकली ये बात किया गया है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के दौरान मान लो हमारा बेस मेटल है, यहाँ पर हमारा मोल्टन पूल है, ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च है। अब वेल्डिंग टॉर्च का जो नोजल है, ठीक है, वेल्डिंग करते समय मान लो यहाँ पर टच कर जाता है, ठीक है, इन केस चूंकि यहाँ पर कुछ प्रॉपर एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जो बनाए रखनी है। मान लो अगर ये डिस्टेंस प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है, और ये हमारा गलती से यहाँ पर टच कर गया, तो इस टच करने के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो लौ जल रही होती है, फायर जल रही होती है, ये बुझ जाती है और अंदर की तरफ भागती है। ठीक है, बेसिकली क्या होती है, अंदर की तरफ भागती है लौ, तो इसी को हम कहते हैं बैक फायर। इसे क्या कहा जाता है, बैक फायर के नाम से जाना जाता है। और बैक फायर बहुत ही खतरनाक हो सकती है। मान लो अगर आपके ये अंदर चली गई तो क्या हो सकता है, वहाँ पर सिलेंडर में बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ब्लास्ट की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो बैक फायर क्या है आपका बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो एक प्रॉपर यहाँ पर हमें डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्क लेंथ के अनुसार जो भी सजेस्ट किया गया है उतनी आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पर डिस्टेंस होनी चाहिए जितनी भी आपकी सजेस्ट की गई। जैसे L+2 mm जो आर्क की लेंथ होती है उससे 2 mm एक्स्ट्रा दूर क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है नेम द ज्वाइंट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, पहचानना है कि ये कौन सा जोड़ है। तो बहुत सारे जोड़ होते हैं, जैसे लैप जोड़ हो गया। लैप जोड़ में क्या होता है, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर सटाकर जोड़ते हैं। बट जोड़ हो गया तो एक प्लेट को क्या करते हैं, दूसरे कुछ इस प्रकार से सटाते हैं। ठीक है, बट जोड़ हो गया, इसी प्रकार से कॉर्नर जोड़ हो गया, एच जोड़ हो गया, टी जोड़ हो गया। ठीक है, टी में कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर आपको एक जोड़ दिखाया गया है, जॉइंट दिखाया गया है और पूछा गया है ये कौन सा जॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्लेट ये हो गई, एक दूसरी प्लेट हो गई। इन दोनों के कॉर्नर को हम क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर है कि आपका क्या है, कॉर्नर जॉइंट है। अब कॉर्नर जॉइंट में बेसिकली अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपका पूरा क्या है, इस मेटल की पूरी ये थिकनेस है। अब ये पूरी थिकनेस पे नहीं रखा है, आधे थिकनेस पे रखा है। आधा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओपन है। ठीक है, हाफ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट इसका नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का बेसिकली क्या काम होता है, वेल्डिंग करते समय उसका क्या यूज होता है। ऑप्शन दिया गया है, इट कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। ये क्या करता है, निम्न वोल्टेज को लो करता है और एम्पियर को हाई करता है। दूसरा, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज एंड लो एम्पियर। ये वोल्टेज को हाई करता है, एम्पियर को डाउन करता है। इट कन्वर्ट लो वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज और लो करंट को करता है। देन इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, या फिर ये हाई वोल्टेज और हाई करंट को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर जो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमें मेन लाइन से जो हमें एसी करंट मिलती है, तो जो एसी करंट होते हैं उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर वेल्डिंग पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है,
और एम्पियर उसके अनुसार जो भी होता है लो हाई। तो हमें वेल्डिंग में बेसिकली क्या चाहिए होता है, वेल्डिंग में हमें मेटल को पिघलाना होता है। तो पिघलाने के लिए हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज कम होना चाहिए और करंट हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो जो आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है इसका यही काम है कि जो आपकी हाई वोल्टेज की करंट आती है, ठीक है, लो एम्पियर की करंट आती है, उसको क्या करना है, लो वोल्टेज में और हाई एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि ये काम क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई करंट में कन्वर्ट करता है, हाई एम्पियर करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना होता है, मेटल को पिघलाना होता है। तो पिघलाने के लिए आपको करंट क्या चाहिए, हाई चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है उसका क्या नुकसान होता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, मोर इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, नॉट फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, या आर्क ब्लो से फ्री नहीं होता, मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, या नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, या जो अलौह धातुएं होती हैं उनके वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर देखना हो तो यहाँ पर नुकसान पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी जो प्रारंभिक लागत होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ये हमारा उतना इफेक्ट नहीं करता है। आर्क ब्लो देखा जाए तो जो बेसिकली जो आर्क ब्लो की समस्या होती है आपकी डीसी वेल्डिंग में देखने को मिलती है, एसी वेल्डिंग में आपकी आर्क ब्लो की समस्या देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस यहाँ पर आपका सप्लाई होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट, बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर किया जाए गैस वेल्डिंग से तो इसमें मेंटेनेंस काम, जो मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है आपकी कम होती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका है वो हो जाएगा नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। जो अलौह धातुएं होती हैं बेसिकली ये क्या होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर हमें एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कि एसी वेल्डिंग में क्या करता है, ये लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट करता है। तो करंट हाई होने से यहाँ पर जो हीट होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे मेटल के लिए प्रयोग करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। बेसिकली आपके फेरस मेटल लौह धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉन फेरस मेटल के लिए मैक्सिमम केस में आपकी कौन सी प्रयोग की जाती है, गैस वेल्डिंग प्रयोग की जाती है, ठीक। क्योंकि इसमें हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको सेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which arc welding machine can be used anywhere in the field work even away from electric line। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में अगर आपको कहीं काम करना है, ठीक है, कहीं आपको रिमोट लोकेशन पे काम करना है, तो कौन सी ऐसी आर्क वेल्डिंग मशीन है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप सिंपल भाषा में कहिए तो कौन सी ऐसी मशीन है जो आपकी पोर्टेबल होती है, ठीक है, ऐसी कौन सी वेल्डिंग मशीन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, पहला दिया गया रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंटर जनरेटर सेट, या एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका इंजन जनरेटर सेट होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। या आपका एक ट्रॉली पर माउंट होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जो इंजन देखा होगा, ठीक है, जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं अक्सर फंक्शन में, कुछ इसी टाइप का आपका ये भी इंजन जनरेटर सेट होता है, जिसको आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी रिमोट लोकेशन पर, कहीं भी जहां पर आपको काम करना है, आपकी लाइन से दूर ले जा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, वहां पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बाकी रेक्टिफायर सेट है, मोटर जनरेटर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पावर सप्लाई चाहिए होता है। ऐसी पावर सप्लाई डायरेक्ट आपका जो लाइन होता है उससे चाहिए होता है। इंजन जनरेटर सर खुद क्या करता है, यहाँ पर जनरेट करने का काम करता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। वो कौन सी यहाँ पर बेसिकली आपकी आर्क वेल्डिंग मशीन है जो कि इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है, ठीक। कौन सी है, ऑप्शन दिया गया है आपको रेक्टिफायर सेट, ठीक, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, या फिर इंजन जनरेटर सेट। तो आपके अनुसार से क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि आपकी कौन सी ऐसी आपकी बेसिकली मशीन है, वेल्डिंग मशीन है जो कि इलेक्ट्रोड और जॉब दोनों में अच्छा यहाँ पर बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए रेक्टिफायर सेट होता है। रेक्टिफायर सेट हमारा क्या करता है, यहाँ पर बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर एज पर नेम में इसका आंसर दिया गया है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। बट एज पर माई एक्सपीरियंस इसका आंसर क्या होना चाहिए, रेक्टिफायर सेट होना चाहिए, कि रेक्टिफायर सेट के द्वारा काफ़ी अच्छे से उसको हम कंट्रोल कर ले जाते हैं, ठीक है, पोलरिटी वगैरह को।
तो इसका आंसर होना चाहिए रेक्टिफायर सेट। एज पर निमी इसका उत्तर कई बार क्या दिया जाता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर दे दिया जाता है, ठीक है। बट आप क्या करेंगे, रेक्टिफायर सेट ही इसको क्लिक करेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर है इस पे कौन सा रंग पेंट किया जाता है। तो आपको पता है गैस वेल्डिंग में बेसिकली दो प्रकार के गैस सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। अब दोनों को पहचानने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, अलग अलग उस पर कलर कोड करते हैं, अलग अलग पेंट से उसको पेंट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एसिटिलीन रंग का कौन सा होता है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है। तो एसिटिलीन का होता है आपका मैरून। नेक्स्ट ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन का कैसा होता है। तो ऑक्सीजन का आपका ब्लैक होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लैक होता है आपके किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। मैरून किसके लिए होता है, तो मैरून होता है एसिटिलीन के लिए। और ब्लू पूछ लिया जाए तो ब्लू आपका आर्गन के लिए हो जाता है, ठीक है। कई बार अगर मान लीजिए ब्लू पूछ लिया जाए आर्गन सिलेंडर का कैसा होता है, तो यहाँ पर इसका होता है ब्लू होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। अगर आप लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, बाएं हाथ वेल्डिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय जो आपका बेसिकली जॉब है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितने का एंगल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, कोई जॉब है जहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, मान लो ब्लो पाइप है, ये हमारी फिलर रॉड है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है जॉब के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि ब्लो पाइप को कितने एंगल पे यूज करेंगे और फिलर रॉड को कितने एंगल पे यूज करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी ब्लो पाइप होती है उसको 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है और जो फिलर रॉड होती है उसको 30 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। ये एंगल किस पे रिस्पेक्ट में होता है, तो ये जॉब के रिस्पेक्ट में होता है। ये हमारी जॉब की सरफेस है, मान लो ये हमारी क्या है, ब्लो पाइप है, ठीक है। तो इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ब्लो पाइप का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और ये हमारी फिलर रॉड है, तो फिलर रॉड का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपका 90 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which factor determine the current setting during welding? वेल्डिंग के दौरान कौन सा ऐसा फैक्टर होता है, कौन सा ऐसा कारक होता है जो कि निर्धारित करता है कि हमें कितनी करंट देनी है, ठीक है, कितना वहां पर हमें एम्पियर यूज करना है, ये कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन है टाइप ऑफ जॉइंट, कि कौन सा जॉइंट लगा रहे हैं, कि पोजीशन ऑफ बेल्ट, किस पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं, या लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, या डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। और इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो इसे कहते हैं कोर वायर इलेक्ट्रोड डायमीटर। जो भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसका जो कोर वायर का डायमीटर होता है, ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपकी सारी फैक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं, करंट वगैरह उसी के अनुसार यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। कितने mm का आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार यहाँ पर आप करंट को यूज करेंगे। अगर मान लो कम डायमीटर का है तो कम करंट यूज करेंगे, ज़्यादा डायमीटर का है तो आप ज़्यादा करंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर which reduce the main supply voltage 220 और 440 वोल्ट्स। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें वेल्डिंग के लिए OCV क्या है, जो आपका 220 या 440 वोल्ट को मुख्य आपूर्ति को कम कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब वो कितना उसको डाउन कर देता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि OCB का मतलब क्या होता है। तो अगर बात किया जाए OCB, तो OCB का बेसिकली पहले फुल फॉर्म होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। अब इस ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब होता है कि जब आपकी कोई भी करंट फ्लो ना कर रही हो तो उस दौरान जो आपका वर्क पीस है, ठीक है, जो आपका क्या है वर्क पीस है और इलेक्ट्रोड है उसके बीच कितना वोल्टेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, OCB, ओपन सर्किट वोल्टेज। इट इज द वोल्टेज प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। जब आपकी कोई भी आपकी करंट नहीं है, ठीक है, तो कितना यहाँ पर वोल्टेज है व्हेन बेसिकली बात किया जाए तो जब आपकी मशीन ऑन नहीं है, ठीक है,
तो उस समय आपका यहाँ पर कितना है, ठीक। तो बेसिकली आपका डिसाइड करता है आर्क लेंथ वगैरह को। तो अगर बात किया जाए ओसीबी जो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, अब यहाँ पर 220 से 240 220 या 440 दिया गया है, तो ये इसको कितना रिड्यूस करता है, तो बेसिकली इसको 40 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट के बीच में क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। क्या करता है, 40 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट के बीच में इसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the welding machine designed to supply both AC and DC current for welding ferrous and non-ferrous metal using all type of electrode? तो ऐसी कौन सी मशीन है जिसका प्रयोग हम AC के लिए भी कर सकते हैं और DC के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको हम लौह और अलोह दोनों प्रकार की धातुओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए। तो ये कौन सी मशीन होती है, तो बेसिकली ये होती है आपकी रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट को हम AC DC फेरस नॉन फेरस सभी के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसीलिए क्या कर सकती है, बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन द वेल्डिंग प्लांट सोन इन द फिगर। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर एक सेफ्टी प्रोसीजर दिखाया गया है। तो बेसिकली कौन सा सेफ्टी प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है वो आपको देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका दिखाया गया कोई एक वेल्डिंग का आपका यहाँ पर मेटल बेस मेटल है, यहाँ पर आपकी आर्क है, ठीक है, इसके द्वारा वेल्डिंग की जा रही है। अब यहाँ पर जो आपको ये दिखाया गया एक पाइप दिखाई गई है, तो यहाँ पर बेसिकली एक काम क्या करे, जो भी यहाँ से आपकी गैसें निकलती हैं, जो कि डस्ट वगैरह निकलती है, वो इसके द्वारा एग्जॉस्ट के होके द्वारा क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो एक कौन सा सिस्टम दिखाया गया है, तो आपको एग्जॉस्ट सिस्टम दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूजेस एंड गैसेस। तो एग्जॉस्ट क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो भी डस्ट है या जो गैसेस हैं उसको कैप्चर करने का काम यहाँ एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एज एक्स। तो यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिखाया गया है और सिलेंडर में नीचे यहाँ पर आपको एक बॉटम में पार्ट एक्स से मार्क किया गया है और पूछा गया है कि इस पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सेफ्टी प्लग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेफ्टी प्लग। अकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इसका बहुत ही आपका यूज होता है। बेसिकली अगर इस सेफ्टी प्लग की बात की जाए कि सेफ्टी प्लग का काम क्या होता है, तो इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, यहाँ पर जो आपका सिलेंडर है उसको ओवर प्रेशराइजिंग से रोकता है। अब ओवर प्रेशराइजिंग आपका कोई भी फैक्टर हो सकता है, मान लीजिए ज़्यादा हीट है उसके कारण हो गया, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, या सपोज मान लीजिए सिलेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर हो गया, तो ये क्या कर सकता है, वहाँ एक्सप्लोजन से बचा सकता है। क्योंकि सेफ्टी प्लग कुछ ऐसे मटेरियल का बना होता है, जब वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, आपका थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और अलाउ करेगा कि गैसें यहाँ से जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, इस्केप हो जाए और इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके। तो बेसिकली ये एक रेगुलेटिंग, प्रेशर रेगुलेटिंग के रूप में भी ये काम करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, जो कि नॉर्मली जो आपकी LPG गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन गैस सिलेंडर हो गया, सब में बेसिकली आपका ये लगा होता है, उसको ओवर प्रेशर से बचाने के लिए और एक्सप्लोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑक्योर इन द बेल्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्डिंग की दिशा में उत्पन्न होने वाले विकृति का नाम क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपकी कोई प्लेट है, ठीक है, ये दो यहाँ पर बीच में इसको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से जब हम किसी मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होती है, एक्सपैंड करती हैं, क्या होती हैं, फैलती हैं। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो इस एरिया में हमारा, ठीक है, कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा फैलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम होगा तो थोड़ा कम फैलेगा, कम एक्सपेंशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के अनुसार क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होता है, बट एक्सपेंशन एक समान रूप से नहीं होता है। जहाँ पर बेल्ड कर रहे होंगे, बेल्डिंग जोन के पास में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होगा
और उससे थोड़ा दूर में थोड़ा एक्सपेंशन कम होगा। अब वेल्डिंग के बाद जब वेल्डिंग आपकी खत्म हो जाती है, जब आपका बेल्ट ज्वाइंट क्या होता है, कूल डाउन होता है, तो उस समय ये क्या करता है, आपका कॉन्ट्रास्ट करता है, उसी गति से क्या होता है, ठंडा होता है। अब ठंडा यहाँ पर क्या होगा, ये आपका काफी टाइम लेगा ठंडा होने में, ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो अनइवन रेट ऑफ यहाँ पर आपका एक्सपेंशन है, ठीक है, और जो आपका कॉन्ट्रास्ट है, तो इसके कारण यहाँ पर प्लेट में क्या होती है, कुछ डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूसरा हीट है, यहाँ पर कुछ दूसरा हीट है, ये अलग गति से ठंडा तेज हो रहा है, ये अलग गति से ठंडा हो रहा है, फैल रहा है। तो यहाँ पर प्लेटें क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेल्डिंग डिस्टॉर्शन के नाम से जानते हैं। अब अगर जो आपका डिस्टॉर्शन है क्या है, ये बेल्डिंग के डायरेक्शन में होता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन जानते हैं, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रेट के रूप में कह सकते हैं। और अगर उससे क्या हो, थोड़ा उससे आपका 90 डिग्री पर हो, ठीक है, अगर मान लो इस डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। अगर आपका इस डायरेक्शन में हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये लंबाई के पैरेलल होता है, लंबाई की दिशा में होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और अगर चौड़ाई में हो जाए, ठीक है, विड्थ में हो जाए, तो इसे ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वेल्डिंग और कटिंग के दौरान, जो आप वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन करते हैं उसके दौरान धातु कोण में धातु के किनारे का नाम क्या होता है। तो जब वहाँ पर कट कर रहे होते हैं या वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो किनारे बनते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या होते हैं, एंगल में होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेबल कहा जाता है, ठीक है। अब बेबल का काम क्या होता है, बेबल के कारण जैसे मान लो जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जब हम रूट गैप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बेबल में बनाते हैं। बेबल में बनाने का फायदा होता है कि वहाँ पर इजी आपका पेनिट्रेशन हो जाता है, ठीक। वेल्डिंग में बात करो तो पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर कटिंग वगैरह में बात की जाए तो आपका जो फाइनल वो आपका जा रहा होगा कहीं भी, ठीक, कंपोनेंट यूज के लिए, तो वहां पर प्रॉपर वो अलाइन हो जाएगा, प्रॉपर फिट हो जाएगा, इसीलिए बेसिकली वहां पर उसको बेबल किया जाता है हल्का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिर से आपको एक वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया और पूछा गया यहाँ पर कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा था, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में वहां पर हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को, ठीक है, लेक ऑफ फ्यूजन को। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपका थोड़ा, जैसे मान लो यहाँ पर आपने वेल्डिंग कर रहे थे तो यहाँ पर आपको दिखाया थोड़ा ज्यादा कट गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ भी थोड़ा अंदर ज्यादा आ गया है, कुछ यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा अंदर हो गया है। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, अंडर कट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब थोड़ा आपका जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा यहाँ पर जब पेनिट्रेशन हो जाता है उसे थोड़ा अंडर कट कर देता है, तो आपका क्या है, अंडर कट है। किस कारण से हो सकता है, तो आपकी यहाँ पर आपका जो नोजल है काफी पास में हो सकता है, ठीक है, वेल्डिंग के, ठीक, जो आपकी टॉर्च है आपका यहाँ पर करंट ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पर अंडर कट का दोष यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय जो सिलेंडर की चाबियां होती है उस सिलेंडर से क्यों नहीं हटाई जाती। सिलेंडर की चाबियां वेल्डिंग कीज से मतलब होता है वो आपका जो जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं उसको खोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वेल्डिंग में जो यहाँ पर नट लगा होता है, ठीक है, आपका एक स्क्वायर में होता है, तो जिस चाबी के द्वारा, जिस रिंच के द्वारा इसको हम ओपन करते हैं तो उसको जब तक वेल्डिंग नहीं खत्म हो जाती तब तक हम सिलेंडर में ही लगा रहने देते हैं। क्यों लगा रहने देते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि मान लो अगर कहीं आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई आपका बैक फायर हो जाए या कोई भी यहाँ पर घटना हो जाए तो उस केस में जल्दी से इसको क्विकली इसको क्लोज किया जा सके। बेसिकली एक्सीडेंट के केस से यहाँ पर बचाव के लिए इसको हम क्या करते हैं, उसी में लगा रहने देते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। मान लो अगर वहां पर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्विकली क्लोज कर सकते हैं, जल्दी से क्लोज कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर सिलेंडर में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, आपका अलग रख दिए, तो जब तक आप उसको ढूंढेंगे, लगाएंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा, आपकी आग बढ़ सकती है, इसलिए उसको उसी में लगा हुआ छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर।
तो रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल या सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो बेसिकली ये एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम इसमें लीकेज पता करते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली काम होता है लीकेज पता करना, तो उसको कहा जाता है क्रैकिंग। उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। इसका मेन काम होता है लीकेज को पता करना कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है सिलेंडर में। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सोप वाटर का प्रयोग किया जाता है, साबुन के घोल का, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर? ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो पहले वाले क्वेश्चन से पहले में पूछा गया था, वहां पर आपको एसिटिलीन का यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का। तो एसिटिलीन का होता है मैरून और ऑक्सीजन का क्या होता है? ब्लैक। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यस एक्स? यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया? आपको वेल्डिंग टॉर्च दिखाई गई है और एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये दो पाइप लाइनें होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर दोनों गैसें आती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपकी आती है एसिटिलीन गैस, ऊपर से आती है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो इससे हम कंट्रोल करते हैं एसिटिलीन को और इससे कंट्रोल करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये क्या है? आपका ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है और इसी को बेसिकली हम मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं। यहीं पर आके दोनों गैसें आपकी क्या होती हैं? मिक्स होके फिर यहाँ से नोजल के द्वारा ये बाहर निकलती हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज नेम ऑफ पीपीई? यहाँ पर आपको एक पीपीई दिखाया गया है, उसका आपको नाम पूछा गया क्या है। सबसे पहले पीपीई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पीपीई को कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब यहाँ पर कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिखाया गया है? तो बेसिकली यहाँ पर आप इसको हैंड का यहाँ पर हैंडल देख रहे होंगे, तो अब आप समझ गए होंगे इसका कहाँ यूज करते हैं। वेल्डिंग करते समय इसको हम हाथ के द्वारा ऐसे पकड़ कर रखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो हमारी रेज निकल रही होती है, जो वेल्डिंग की चिंगारी वगैरह निकलती है, उससे हम अपनी आंखों को बचा सकें, अपने फेस को बचा सकें, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम वेल्डिंग हैंड स्क्रीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप हैंडल देख के इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? किस लिए सेलुलोलिक से यहाँ पर जो आपकी सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बेसिकली इसका जो मेन एडवांटेज होता है कि यहाँ पर जो वेल्डिंग के दौरान जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल स्लैग जमा हो जाता है, ठीक हो, उसको क्या कर सकता है? ये इजीली से क्लीन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग। अदर मेटल के यहाँ पर जो अदर इलेक्ट्रोड होते हैं उसके जो स्लैग जमा हो जाते हैं उसको हमें चिपिंग हैमर के द्वारा बहुत ही मेहनत करके हटानी पड़ती है, लेकिन जो सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड होता है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर इसको आसानी से इसके स्पेटर्स को, इसके स्लैग को हम हटा सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? यहाँ पर एक्स से चिन्हित पार्ट के नाम को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है प्री हीट कंट्रोल वाल्व, ठीक, प्री हीट कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट या फिर वर्टिकल एडजस्टमेंट, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो ये किसका काम कर रहा है? ये आपका क्या है? ये उसको ऊपर या नीचे जाने से, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको आप थोड़ा डाउन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको हम थोड़ा लूज करके इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या है? तो आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट को देखता है, ठीक। या क्या करेगा? आपके वर्टिकल एडजस्टमेंट का काम करता है। और यहाँ पर जो आपका है ये अदर, ये यहाँ पर क्या है? आपका हॉरिजेंटल एडजस्टमेंट को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है? बेसिकली इसमें कितना वॉल्यूम की गैस को स्टोर कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मीटर क्यूब, ठीक है। 7 क्यूबिक मीटर यहाँ पर हम गैस को इसमें स्टोर कर सकते हैं। किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो आपकी लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर
की जाती है। ठीक, एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है आपका किसमें, आपके एसिटिलीन वाले गैस में। ठीक, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है नॉर्मली आपकी प्योर ऑक्सीजन यहाँ पर भरी जाती है, 7 क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी होती है। What is the equipment used to protect the body from flying spark during gas cutting? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो स्पैटर्स हैं, जो स्पार्क वगैरह हैं, उससे हम बच सकें? तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिया गया है लेदर कैप, लेदर एप्रन, लेदर शूज, लेदर सॉरी यहाँ पर गॉगल्स। तो कैप है तो आपके सर की सुरक्षा करेगा, जो लेदर एप्रन है क्या करेगा, पूरे बॉडी की सुरक्षा करेगा। ठीक, शूज है तो आपके पैरों की सुरक्षा करेगा, गॉगल्स होते हैं तो इससे क्या होती है, आंखों की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूजिंग गैस वेल्डिंग? तो गैस वेल्डिंग में जब आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो किस क्रम में बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेंडर को क्लोज करते हैं? तो बेसिकली वो आपको सीक्वेंस पूछा गया है कि पहले आपको ऑक्सीजन को क्लोज करना है कि पहले आपको एसिटिलीन को क्लोज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए 2 सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है। जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय दोनों गैसों की ज़रूरत होती है। वेल्डिंग खत्म हो गई तो सबसे पहले आपको किसको क्लोज करना चाहिए? तो चूंकि ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में होती है उससे इतना इफेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हमारी जो जलने वाली गैस होती है उसको हमें क्लोज करना है। ठीक है, सबसे हमें अपनी फ्यूल गैस को क्लोज करना है। तो फ्यूल गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, पहले उसे क्लोज करना है। जो हमारी ऑक्सीडाइजर है जो जलने में सहायता करती है ऑक्सीजन, इसको हमें बाद में क्लोज करना है। क्योंकि मान लो ऑक्सीजन को हमने पहले क्लोज भी कर दिया, अगर हमारी एसिटिलीन चालू है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से भी क्या होगी, जलती रहेगी। तो सबसे पहले हमें एसिटिलीन को क्लोज करना है, देन हमें ऑक्सीजन को क्लोज करना है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट, नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के दौरान यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं, यहाँ पर ह्यूमिंग साउंड क्यों आता है? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमिंग साउंड किस प्रकार की आर्क लेंथ में आता है, लॉन्ग आर्क लेंथ में या फिर शॉर्ट आर्क लेंथ में। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लॉन्ग आर्क लेंथ यूज करते हैं, ठीक है, लॉन्ग आर्क लेंथ इन द सेंस जो कोर इलेक्ट्रोड का डायमीटर है उससे यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर जो आपकी निर्धारित की गई है। तो जब आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो आपकी आर्क स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाती और वहाँ पर एक ध्वनि क्रिएट करती है जिसे हम ह्यूमिंग साउंड के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग आर्क लेंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Which internal defect in welding is invisible to naked eye? वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष होता है जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है? तो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि पोरोसिटी एक ऐसा दोष होता है जो कि वेल्डिंग का क्या है, इंटरनल डिफेक्ट होता है, जो कि बेसिकली आपका हम सील्डिंग गैस यूज नहीं करते हैं उसके कारण ये देखने को मिलता है, पोरोसिटी का जो दोष होता है। तो ये हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। स्पैटर आपके जो छोटे छोटे यहाँ पर चिप्स जो वेल्डिंग सरफेस पर जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे धातु के टुकड़े, उसको हम स्पैटर कहते हैं। अंडर कट आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अपने वेल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर जो MCQ थे। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। हम निमी क्वेश्चन बैंक सीरीज के अंतर्गत अभी डिस्कस करना स्टार्ट किए थे फर्स्ट सेमेस्टर से फिटर के। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया लगभग 12 वीडियो में, ठीक है। तो आप हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, टोटल वीडियो के आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ITI के लेवल से फिटर टर्नर मशीनिस्ट से हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिए जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2 को। आपका कोई फीडबैक हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। PDF को पाने के लिए क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, अदर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।